हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक बेहद शानदार ज़बरदस्त टॉपिक है, ये तो मैं रोज ही कहता हूँ। तो आज का टॉपिक रियली इतना गजब है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लोग ये कहोगे बोले केमिस्ट्री सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बार नया रूल लगता है। तो हम लोग सीखने वाले हैं हाइपोथेसिस किसकी, ड्रेगो हाइपोथेसिस, या आप लोग जिसे प्यार से क्या कह सकते हो, ड्रेगो रूल भी कह सकते हो। ड्रेगो साहब ने देखा कि जब आप हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल को के एक्सपेरिमेंटल डेटा देखोगे, जैसे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से VACPR में आप लोग पढ़ते हो कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, और कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से ये बेचारे जो है उससे दूर भागते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आप देखोगे तो ये है PH3, ये है PH3, और PH3 में बॉन्ड एंगल 93.8 हो जाता है, 93.8 डिग्री। ये क्या हुआ? मतलब ठीक है, हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई, एटॉमिक साइज सेंट्रल एटम का इंक्रीज हुआ, इन दोनों से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। मतलब यदि नहीं जानते हो तो आप लोग नोट कर लीजिए कि किसी भी एक सेम जियोमेट्री में जहाँ पे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का नंबर सेम हो, सिग्मा बॉन्ड का नंबर सेम हो, तो बॉन्ड एंगल जो है वो प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है। CA मतलब सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि बॉन्ड एंगल प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज सेंट्रल एटम की बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेंगे। ये दोनों ही फैक्टर बता रहे हैं कि नाइट्रोजन के कंपेरेटिवली फॉस्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई, साइज इंक्रीज हुई। इन दोनों ही केस में बॉन्ड एंगल को डिक्रीज होना चाहिए, ये बात तो जच रही है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन क्या वो इतना डिक्रीज होना चाहिए? मतलब आप देखिए, यदि आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो नियरली 14 डिग्री डिप्रेशन, इतना डिक्रीज। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट में देखेंगे तो फॉस्फोरस से जब आप लोग आर्सेनिक पे जाएंगे तो सेम एक लोन पेयर होता है, वही 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, लेकिन अब बॉन्ड एंगल जो है वो 91.8 डिग्री होता है। मतलब यहाँ से यहाँ जो चेंज हुआ वो सही है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई, साइज इंक्रीज हुई, तो 1 और 2 डिग्री डिप्रेशन होना चाहिए। तो ये तो एक रेगुलर चेंज है, यदि आप लोग देख रहे होंगे तो ये तो एक रेगुलर चेंज है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये तो ड्रास्टिक है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ड्रेगो साहब ने कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इस पर स्टडी करी और उन्होंने कहा कि भैया आपने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है, आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रखे हैं, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। वो पहले से ही क्या हाइपोथेटिकली तो वो सारी कहानियाँ ही तो है, आप लोगों को पता होगा। तो सभी के सभी रूल्स हाइपोथेटिकल ही होते हैं। वो रूल्स जो एक्सपेरिमेंटल डेटा को प्रॉपर समझा सके, हम उन्हें पढ़ते हैं। तो ड्रेगो रूल, बेंट रूल, ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन के लिमिटेशंस को पूरा करते हैं। तो इन्होंने कहा यदि आप इस वाले एंगल से एस या पी कैरेक्टर कैलकुलेट करते हो, आप लोगों को यदि एस या पी कैरेक्टर कैलकुलेट नहीं करने आते हो तो आप लोग यहाँ सीख लीजिए कि कोस थीटा जस्ट इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 1 जस्ट इक्वल्स टू पी माइनस 1 अपॉन पी। यहाँ पे एस मतलब एस कैरेक्टर, पी मतलब पी कैरेक्टर, एंड थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। तो यदि आप लोग थीटा की वैल्यू 93.8 रखो, यदि आप लोग थीटा की वैल्यू कितनी रखो, थीटा 93.8 रखो, तो इसकी वैल्यू होती है 0.069 अप्रॉक्सीमेटली। तो इससे यहाँ पर जो पी कैरेक्टर आएंगे, परसेंट पी कैरेक्टर 97%। तो यहाँ से ड्रेगो साहब को एक बात दिमाग में आई कि जब पी कैरेक्टर इस वाले ऑर्बिटल में 97% है, इसका मतलब एस वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में आया ही नहीं,
एस ऑर्बिटल स्टीरियोकेमिकली कैसा था, इनएक्टिव था। तो आप ऐसे समझिए, यदि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन जानते हो तो हमारे पास sp, sp2, sp3, sp3d, इन सभी हाइब्रिडाइजेशन में p कैरेक्टर देख लो, यहाँ p कैरेक्टर होते हैं 50%, यहाँ होते हैं 66%, यहाँ होते हैं 75%, फिर ये डिक्रीज ही होंगे। मतलब मैक्सिमम p कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, 75%। लेकिन इस एंगल से यदि आप ऑब्जर्व डेटा से देखोगे तो p कैरेक्टर कितने आ रहे हैं, 97%। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ को ही, इस लिमिटेशन को ही ड्रेगो साहब ने समझाया। तो ड्रेगो हाइपोथेसिस क्या है, इस पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। इन सबको हम सॉल्व करेंगे, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि एंगल का इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या पी कैरेक्टर रियली इतने होते हैं। तो ड्रेगो साहब ने सुझाया कि कुछ कुछ कंडीशंस में, है ना, ध्यान से देखना, इन सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस यहाँ पे है, सिर्फ इन कंडीशंस में ही ड्रेगो रूल लगाना। पता चला कहीं भी ले जाके ड्रेगो रूल लगा बैठे। इन सम कंडीशंस, पहली कंडीशन, सेंट्रल एटम पे स्टेरिक नंबर 4 होना चाहिए। स्टेरिक नंबर मतलब लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड की टोटल सम कितनी होनी चाहिए, 4, और इनमें कम से कम एक लोन पेयर होना कंपलसरी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर शुड बी, द स्टेरिक नंबर शुड बी इक्वल टू 4 होना चाहिए, एंड आउट ऑफ 4 1 शुड बी 1 और मोर, है ना, 1 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 लिख देता हूं मैं, एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, 1 शुड बी लोन पेयर, एक तो लोन पेयर होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन, द सेंट्रल एटम शुड बी थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट। जो आप लोगों का सेंट्रल एटम है उस मॉलिक्यूल का, वो या तो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या फिर उससे हायर पीरियड का होना चाहिए। थर्ड, द अटैच्ड एटम should be less electronegative means electronegativity should be less than 2.5, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होनी चाहिए। यदि आपका कंपाउंड, यदि आपका मॉलिक्यूल इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, किन किन कंडीशंस को, सेंट्रल एटम पे कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड का टोटल सम आना चाहिए 4, ठीक, मतलब यदि आप नॉर्मली कैलकुलेट करो तो sp3 आना चाहिए। अब दूसरी बात, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड नहीं होना चाहिए, सेंट्रल एटम शुड बी थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कोई सा भी ले लो, सेकंड पीरियड इसे नहीं होना चाहिए। और अटैच्ड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना चाहिए, लाइक हाइड्रोजन एंड बोरॉन, ठीक, बेरिलियम, हाइड्रोजन, बोरॉन, जो कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से भी कम हो, कार्बन से भी कम हो। यदि ये सारी कंडीशंस है तो ड्रेगो हाइपोथेसिस क्या कहती है। इतनी देर से ड्रेगो हाइपोथेसिस तो बताई ही नहीं मैंने। तो ड्रेगो हाइपोथेसिस कहती है इन कंडीशंस में, इन दीज कंडीशंस, तो ध्यान से देखिएगा, इन, इसे नोट जरूर से करिएगा क्योंकि ये आप लोगों को किसी वीडियो में या किसी बुक में इतना स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा नहीं प्यारे बच्चों ना। तो इन दीज कंडीशंस द s orbital is stereochemically इनएक्टिव, इस पे अंडरलाइन करिए, इनएक्टिव। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो देखो, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ऑर्बिटल का मतलब वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो रीअरेंजमेंट हुआ था उसमें जियोमेट्री को डिफाइन करने के काम आ रहा था, वो स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो एक्टिव मतलब वो उसमें एक्टिव था, वो उसमें अरेंजमेंट में कहीं आया था। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखा जाता है अलग से,
और इनएक्टिव मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो उस जियोमेट्री को डिफाइन नहीं करेगा, वो उस जियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये होता है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। ठीक, इसका मतलब ड्रेगो साहब ये कहना चाह रहे थे कि ये जो PH3 ASH3 H2S ये जो लोअर वाले कंपाउंड्स है ना, इन कंपाउंड्स में क्या नहीं होता, इन कंपाउंड्स में s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, वो स्टीरियोकेमिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। अब यहाँ थोड़ा स्पेस कम लग रहा है, तो बाकी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं भैया। तो चलिए, अब आप लोगों को ये समझना है कि इन सभी कंडीशंस को जब फुलफिल किया जाए तो उस स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल का मीन्स क्या है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि जब अमोनिया था, अभी वही एग्जांपल हम दोबारा से ले रहे हैं, और भी काफ़ी कुछ हमें सीखना है। ड्रेगो हाइपोथेसिस से हम रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब ये अमोनिया था तो ये एग्जैक्टली sp3 हाइब्रिड था, क्योंकि एंगल जो है 109 डिग्री से थोड़ा सा डेविएट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड द s ऑर्बिटल इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे आप अगले कंपाउंड पे जाओगे तो नेक्स्ट कंपाउंड इज PH3। अब PH3 में ये आप लोग देख रहे थे तो 93 के आसपास एंगल थे, मतलब नियरली 90 एंगल है ना, अप्रोक्सीमेटली 90 एंगल, तो ये 93.8 डिग्री एंगल था। इसका मतलब है कि यहाँ जो s ऑर्बिटल के जो लोन पेयर थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो अपने s ऑर्बिटल में ही अवेलेबल हैं, तो हियर आप लोग ये कह सकते हो कि s ऑर्बिटल डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब इस बात को हम क्यों मान लें, तो इसका एक कारण तो ये है कि एंगल ऐसे ही है, 90 के आसपास है। यदि s हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा, तो हमें एक बात समझ में आती है कि 3 p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल हम लोग भी जानते हैं, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz, और इन सब के बीच में 90 एंगल होता है। तो ये बात हम भी मान लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि p वाले ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में सीधा मतलब डायरेक्टली p ओवरलैपिंग हुई, ये px था मान लेते हैं, और ये s जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में आया ही नहीं कहीं, ये py था, हाइड्रोजन से सीधा p ओवरलैपिंग, तो ये इस तरह से sp ओवरलैपिंग हो गई होगी, ऐसा मान लेते हैं। ड्रेगो साहब ने एक और चीज़ सिखाई, उन्होंने एक चीज़ और ऐड करी, और वो रियल चीज़ है, मतलब रियली एक्सप्लेनेशन कैसे होना चाहिए। तो केवल डेटा पे सीधा कह दिया ऐसे नहीं है, रियली फैक्ट क्या है। तो रियल फैक्ट क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। रियल फैक्ट होता है एनर्जी। हर एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या एबनॉर्मल डेटा का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमेशा एनर्जी पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉन्डिंग क्या है, एनर्जी का ही रिजल्ट है। तो आप लोग ये मानिए कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर, आप भी जानते हो कि कोई भी काम करोगे तो भैया एनर्जी तो लगेगी, तो कुछ अमाउंट एनर्जी किस में लगती है, यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। वो जो आप रीअरेंज करते हो ना ऑर्बिटल्स को, जो बारात आने से पहले कि आप जो तैयारी करते हो, हाइब्रिडाइजेशन मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, तो वो जो रीअरेंजमेंट है उसमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना है तो नियरली 600 किलो जूल एनर्जी पर मोल लगती है। यदि बनने वाले बॉन्ड इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करवा सके, बैलेंस कर सके इसे, देन हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने कंडीशंस लिखाई थी, तो मैंने कहा था कि जो अटैच्ड एटम है वो कैसा होना चाहिए, वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, 2.5 से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, और सेंट्रल एटम 3rd 4th 5th पीरियड का होना चाहिए।
तो पता है ये क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर बॉन्ड ही बहुत पुअर बनते हैं। तो मैं हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेके कह रहा हूं कि EH bonds cannot provide the required amount of energy for hybridization। तो ये बॉन्ड इतने पुअर हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करते, और जब ये एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करते तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा ना। इसीलिए इनमें एंगल कितना रह जाता है, 93.8, या मतलब नियरली 90 एंगल रह जाता है। तो ओवरऑल आप लोग ये कह सकते हो कि ओवरऑल हमने ये सीखा कि ओवरऑल देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, नियरली हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई सीन नहीं है। बहुत छोटा मोटा कोई अरेंजमेंट हुआ, जितनी एनर्जी थी भाई, जितना मीठा डालोगे, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, तो थोड़ी एनर्जी थी, थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट हुआ, इसलिए थोड़े बहुत एंगल डिस्टर्ब हुए, बाकी नियरली वही सीन है। अब यहाँ से और भी कई सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं। क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं, तो ये कंक्लूजन नंबर 1 तो था बॉन्ड एंगल, जो आप लोगों ने अभी अभी सीखा। बॉन्ड एंगल आर नियरली 90 डिग्री इन all hydrides of higher elements मतलब वही अपने 3rd 4th पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊँ तो देखो H2O में बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, लेकिन H2S में बॉन्ड एंगल होता है 91.8 डिग्री। H2SE में बॉन्ड एंगल होता है 90.8 डिग्री, और ये 91 मान लो। H2 जो अपना आएगा किसके बाद, सेलेनियम के बाद कौन आता है, टेल्यूरियम, तो इस वाले में एंगल होता है 89.5 डिग्री। ऐसे आप लोगों ने अभी PH3 VH3 में भी देखा था कि PH3 और ये पहले NH3 ले लेते हैं, NH3 फिर PH3, ऐसे ही ASH3, ऐसे ही SBH3। अब इनमें भी बॉन्ड एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने देखा था 93.8 डिग्री, 91 डिग्री, 92.8 डिग्री, ETC जो भी 91.8 डिग्री है ना, 91 पॉइंट समथिंग डिग्री। तो इन सब में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, यदि आप लोग ध्यान से देख रहे हो है ना। ये तो पहला कंक्लूजन था कि एंगल प्रूव करते हैं कि यहाँ पे s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन और भी बहुत चीज़ें हैं। तो अब जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ कि हम और क्या रिजल्ट निकालते हैं ड्रेगो हाइपोथेसिस से। तो प्यारे बच्चों, पहला फैक्ट आप लोग समझ पाए कि बॉन्ड एंगल्स नियरली 90 डिग्री होते हैं हेवियर एलिमेंट्स के, हाइड्रेट्स के। सेकंड फैक्ट क्या है, सेकंड फैक्ट है बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर आप लोग कह सकते हो रिएक्शंस। तो देखिए, यदि आप NH3 को वाटर में ऐड करोगे, पानी में डालोगे, अमोनिया को पास करोगे, तो ये NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाती है। मतलब अमोनिया इज हाईली सल्यूबल इन वाटर, ये पानी में बहुत बढ़िया से सल्यूबल है। लेकिन यही काम जब आप PH3 के साथ करोगे तो PH3 में है ना, एट नॉट सल्यूबल या अनसल्यूबल एट रूम टेम्परेचर या वेरी लेस सल्यूबिलिटी, बहुत कम सल्यूबिलिटी होती है। इसका कारण क्या है, इसे आप ड्रेगो हाइपोथेसिस से कैसे समझोगे। एक तरह से आप ये लोग कह सकते हो कि PH3 के साथ यदि आप PH4 पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विद वाटर एट रूम टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इससे ड्रेगो हाइपोथेसिस का इससे क्या लेना देना है। तो ड्रेगो हाइपोथेसिस से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप फॉस्फोरस की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को कंपेयर करना है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में था, जबकि फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव किस ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है। यदि आप लोग यहाँ बात करें तो ये जो लोन पेयर है इस वाले ऑर्बिटल में 90% से भी ज़्यादा s कैरेक्टर हैं, जबकि इस वाले ऑर्बिटल में ये लोन पेयर है, यहाँ पे 25% s कैरेक्टर हैं। अब ये s कैरेक्टर से क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है, आप लोग जानते हो s
न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ते हैं वो न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास चला जाएगा, और जबकि जब एस कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो ये न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसे इजीली रिएक्शंस में यूज किया जा सकता है, जबकि ये एम्बेडेड है, मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल रिएक्शंस में नहीं कर सकते। तो इट इज नियर टू न्यूक्लियस, सबसे पहली बात ये न्यूक्लियस के पास है, एंड इनर्ट मतलब ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब ये मुश्किल से ही रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जबकि ये कंपैरेटिवली क्या है, एक्टिव है और रिएक्शंस में इजीली पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, जबकि यहाँ पे फॉस्फोरस कैन नॉट डोनेट इट्स लोन पेयर वेरी, या इजीली लिख देते हैं सीधा, इजीली। और इसी वजह से पता है क्या, इसी वजह से एक और बात आप लोग लिख सकते हो कि NH3 इज गुड लाइगेंड जब आप लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हो, बट PH3 इज नॉट। PH3 के आपने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े होंगे, जबकि अमोनिया के आप लोगों ने खूब कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे, FeNH3 होल 6 2 पॉजिटिव, है ना, CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, ऐसे लाखों कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। PH3 के ऐसे कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। तो इसका मतलब कई सारी बातें और भी ऐसी है जो आप ड्रेगो हाइपोथेसिस से समझा सकते हो। इनमें से एक था कि क्यों ये पुअर बेस होते हैं PH3 ASH3 ETC। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एंड थर्ड पॉइंट है ना, ये सेकंड पॉइंट था बेसिक कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग अमोनिया से NH4 पॉजिटिव बनाते हो, ऐसे PCl3 फॉस्फोरस PCl3 एंड PCl5 बनाता है, PF3 एंड PF5 बनाता है, फॉस्फोरस PH5 क्यों नहीं बनाता, है ना। मतलब आप लोग सल्फर के कंपाउंड देखोगे तो आप लोग H2S देखोगे, यदि आप फ्लोरीन के साथ कंपाउंड देखोगे तो आप SF4 SF6 भी देखोगे। क्या आपने कभी SH4 SF6 पढ़ा है? यदि आप फॉस्फोरस के साथ बनाओगे तो PH3 बन जाएगा, PCl3 बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा, PF5 बन जाएगा। क्यों PH5 नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, है ना। PH5 SH4 SF6 नहीं बनते। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ PH5, है ना, ऐसे मैं लिख दूँ SH4 SH6, दीज आर नॉट पॉसिबल। ये भी आप लोग इसी थ्योरी से समझा सकते हो। अब इसमें क्या थ्योरी है कि थोड़ा सा ये ड्रेगो हाइपोथेसिस नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक रिलेवेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी लगती है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन में भी एनर्जी लगती है। तो एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन में लगने वाली एनर्जी को EH बॉन्ड बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं रीजन बता रहा हूँ, यहाँ पे रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा नहीं है, ये क्यों नहीं बनते हैं, है ना। तो देखिए, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई फॉस्फोरस में, सल्फर में जब आप वैलेंसी एक्सटेंड करोगे तो S एंड P के इलेक्ट्रॉन कहाँ करने पड़ेंगे, एक्साइट करने पड़ेंगे। जैसे आप लोग सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप लिखोगे 3s2 3p4। अब आप लोगों को 2 से ज़्यादा वैलेंसी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को 3D में ले जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को जब 3D में ले जाना होगा तो इसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, एक्साइटेड एनर्जी, है ना। तो एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन cannot balanced by EH bonds। EH bonds इतने पुअर होते हैं कि ये इतनी एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते, सो दैट EH5 और EH4 आर नॉट पॉसिबल। तो प्यारे बच्चों,
उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब आप लोगों को ड्रैगो हाइपोथेसिस कहाँ लगानी, एक बार समरी कर लेते हैं। ड्रैगो हाइपोथेसिस तब लगानी है जब सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड या सिक्स्थ पीरियड का हो, अटैच्ड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से भी कम हो, जनरली ये हाइड्रोजन एटम होता है, स्टेरिक नंबर 4 हो, मतलब सेंट्रल एटम पे सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर की सम कितनी आती हो 4, और उनमें से एक लोन पेयर होना कंपलसरी है। ये तो थी कंडीशंस। जनरली आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों के कहाँ काम आएगा, 15, 16, 13, 14 के जो हाइड्राइड्स होते हैं इनमें बॉन्ड एंगल डिसाइड करने के ना, तो 14 में यदि लोन पेयर आए, नेगेटिव चार्ज आए तो जनरली आप लोग ये मानिए 15 एंड 16 के जो हाइड्राइड मैंने एग्जांपल्स लिए थे वही आप लोगों के काम आएंगे। दूसरा, ये बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस, कोई पुअर बेस क्यों है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन क्यों इजीली डोनेट नहीं करता, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, है ना, एम्बेडेड, इस तरह के टर्म्स यूज होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये काम आ जाएगा। और सीधा सीधा क्वेश्चन कोई आप लोगों से पूछ ले कि भैया ये EH4, EH5 और EH6 ये क्यों नहीं बनते, तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ मिल गया होगा। हर बार एक बात हमेशा ध्यान रखें, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो बैलेंस होनी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन से। यदि एनर्जी ओवरऑल सिस्टम की डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी गेन होती है, तो रिएक्शंस तभी होगी, कंपाउंड तभी बनेंगे, बॉन्डिंग तभी होगी जब ओवरऑल स्टेबिलिटी अचीव होगी। तो प्यारे बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग यदि डाउट्स आप लोगों के फिर भी कोई हो, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई कहीं कहीं कोई मिस्टेक्स रह गई हो, या आप लोगों को कुछ कुछ नहीं पल्ले पड़ा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ऐप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लोग ज़्यादा बढ़िया से डाउट डिस्कशन कर सको। तो प्यारे बच्चों, अभी भी यदि आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत, बाय।